एक माँ के लिए उसका बेटा उसकी दुनिया होता है और एक दुल्हन के लिए उसकी शादी उसके सपनों का आगाज। लेकिन सोचिए, अगर शादी के महज 5वें दिन वही सपने जलकर राख हो जाए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी शख्स की एक ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। इंसान का अहंकार कितना खतरनाक हो सकता है। क्या कोई सिर्फ इतनी छोटी चीज की खातिर किसी के घर के चिराग को बुझा सकता है क्या? उड़ीसा के पटनागढ़ में रहने वाले साहू परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस सौम्य वेट्स रीमा की तख्तियाँ उन्होंने बड़े चाव से लगवाई थी, उन्हीं तख्तियों पर बहुत जल्द खून के छींटे पड़ने वाले थे। नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम पीडिया पर। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक प्रियदर्शी। आज हमारे सामने उड़ीसा की सबसे सनसनीखेज पार्सल बमकांड, एक ऐसी कहानी जहाँ एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान अपनी ईगो के गिरफ्त में आकर एक खूनी दरिंदा बन जाता है। तारीख थी 18 फरवरी 2018। पूरा पटना गढ़ गवाह है कि उस भव्य शादी के इंतजामात कितने बढ़िया थे। दूल्हा था सौम्य शेखर साहू, जो बेंगलुरु में एक प्रतिष्ठित आईटी फर्म में काम करता था। दुल्हन थी रीमा, जो अपने पिता की लाडली थी। यह रिश्ता सिर्फ दो परिवारों का नहीं, बल्कि दो शहरों पटनागढ़ और रायपुर के जुड़ाव की कहानी भी थी। लेकिन इस कहानी का अंत किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से भी ज़्यादा खौफनाक होने वाला था। सौम्य का परिवार शिक्षा और अनुशासन का प्रतीक था। पिता रविंद्र कुमार साहू जूलॉजी के टीचर थे और माँ संजुक्ता साहू ज्योति विकास कॉलेज की प्रिंसिपल थी। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। सौम्य की बहन कजाकिस्तान में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। रीमा का परिवार भी कम समृद्ध नहीं था। भले ही रीमा गोद ली हुई बेटी थी, लेकिन उसके पिता, जो एक बड़े गारमेंट ट्रेडर थे, उन्होंने उसे पलकों पर बिठा कर रखा था। 2017 में जब इन दोनों परिवार की मुलाकात हुई, तो मानो नियति ने खुद इस जोड़ी को चुना था। 1 साल की लंबी एंगेजमेंट के बाद आखिरकार वो दिन आया जब सौम्य और रीमा एक दूसरे को हो गए। लेकिन इसी भीड़ में कहीं दूर कोई एक शख्स था जिसकी आंखों में दुआएं नहीं, बल्कि बारूद जैसा काला जहर था। वो हर रस्म को देख रहा था, हर मुस्कुराहट को नोट कर रहा था और मन ही मन उस तबाही का हिसाब लगा रहा था जो बहुत जल्द इस घर में आने वाला था। शादी के महज 5 दिन हुए थे। घर के ज़्यादातर रिश्तेदार जा चुके थे। बहन कजाकिस्तान के लिए निकल चुकी थी। पिता उसे छोड़ने दिल्ली गए थे। घर में सिर्फ सौम्य, उसकी पत्नी रीमा और 85 साल की दादी जेमा मनी थी। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। सौम्य और रीमा रसोई में थे। बैंगन ग्रिल करने की तैयारी हो रही थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक अनजान डिलीवरी बॉय हाथ में एक डब्बा लिए खड़ा था। डिब्बे पर भेजने वाले का नाम था SK सिन्हा और पता लिखा हुआ था रायपुर। सौम्य ने शायद सोचा कि बेंगलुरु से कोई दोस्त होगा जिसने शादी का तोहफा भेजा होगा। वो उत्साहित था। उसने रसोई के सिंक के पास वो डब्बा रखा और उसे खोलने के लिए चाकू उठाया। रीमा उसके ठीक पीछे खड़ी थी, उत्सुकता से झांक रही थी। दादी भी पास में ही सफाई कर रही थी। जैसे ही स्वामी ने डिब्बे की बाहरी पैकेट हटाई, अंदर से हरे रंग का एक सुंदर सा गिफ्ट बॉक्स निकला। उस पर एक सफ़ेद धागा लगा हुआ था। स्वामी ने जैसे ही उस धागे को खींचा, एक कान फोड़ देने वाला भयानक विस्फोट धमाका हुआ, और वो इतना ज़बरदस्त था कि मानो पूरा पटनागढ़ दहल उठा। रसोई की खिड़कियाँ उखड़कर कई फीट तक दूर जा गिरे। वाटर प्यूरिफायर के परखच्चे उड़ गए। छत का प्लास्टर तक गिर गया और उस धुएं के बीच 3 शरीर जमीन पर बेसुध पड़े थे। दादी के कपड़ों में आग लग चुकी थी। रीमा का चेहरा और हाथ झुलस गए थे। उसके कान के पर्दे तक फट चुके थे। वो बम के सबसे करीब था। उसके शरीर से खून का फव्वारा फूट रहा था। उसने धुंधली आंखों से रीमा की तरफ देखा और सिर्फ इतना कह पाया, रीमा मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। यह उसकी आखिरी आवाज़ थी।
अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दादी जेमावली ने दम तोड़ दिया। सौम्य को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दूल्हे ने 5 दिन पहले सेहरा बांधा था, आज उसे कफन ने ओढ़ दिया। पुलिस के लिए यह मामला किसी पहेली ऐसा था। उड़ीसा में पार्सल बम, यह कोई आतंकी हमला था या कोई निजी दुश्मनी? पटनागढ़ पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। हवा में अभी भी गन पाउडर की तीखी गंध थी। जांच शुरू हुई तो पहला शक रीमा के अतीत पर गया। पता चला कि शादी से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे उसका विवाद हुआ था। सौम्य के पिता ने बताया कि शादी 7 महीने पहले सौम्य को एक धमकी भरा फोन भी आया था। पुलिस ने तुरंत उस लड़के को हिरासत में ले लिया। उससे कड़ी पूछताछ हुई, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। पुलिस को लगा कि कातिल मिल गया, लेकिन यहीं पर कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। वह लड़का निर्दोष निकला। उसके पास पुख्ता एलिबियाई मौजूद था। जांच फिर से शून्य पर आ गई। कुरियर कंपनी स्काई किंग का रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि भेजने वाले का पता और नाम एसके सिन्हा दोनों फर्जी थे। अब पुलिस के पास न तो कोई चेहरा था और न ही कोई सुराग। 25 दिन बीत चुके थे। कटक की एससीबी मेडिकल कॉलेज के बर्न वार्ड में रीमा अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही थी। शरीर का 40% हिस्सा झुलस चुका था, लेकिन उससे भी गहरा घाव उसके दिल पर लगने वाला था। उसका परिवार हर रोज उसके बेड के पास बैठता, अपने आंसुओं को पी जाता और झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता, सौम्य ठीक है, वो दूसरे वार्ड में बढ़ती है। लेकिन सच को कितनी देर तक बेड़ियों में रखा जा सकता था? एक सुबह रीमा के हाथ में एक न्यूज़पेपर लगा। पन्ने पलटते ही उसकी चीख निकल गई। अखबार की एक सुर्खी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। सौम्य और दादी अभी इस दुनिया में नहीं थे। रीमा वह विलाप पूरे अस्पताल के गलियारों में गूंज उठा। उसने अपने पिता का कॉलर पकड़ लिया। मुझसे यह सच क्यों छुपाया? क्यों मुझे अपने पति को आखिरी बार देखने भी नहीं दिया? अब रीमा के पास जीने की सिर्फ एक ही वजह बची थी, और वो थी इंसाफ। पटनागढ़ पुलिस इस केस में बुरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। मीडिया का दबाव और जनता का गुस्सा चरम पर था। आखिरकार केस की बागडोर क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। नए जांच अधिकारी अरुण बोहरा ने जब केस की फाइल खोली तो उन्हें सब कुछ धुंधला नजर आया। रायपुर की उस कुरियर कंपनी स्काई किंग के सीसीटीवी 4 महीने से बंद थे। जिस बम से पार्सल आया उसके कंडक्टर को कुछ याद नहीं था। फर्जी नाम, फर्जी पता और फर्जी मोबाइल नंबर। कातिल ने पुलिस को शतरंज की बिसात पर मात दे दी थी। मार्च बीत गया, अप्रैल की शुरुआत हो गई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। तभी 4 अप्रैल 2018 को एक लिफाफा पुलिस के हाथ में पहुंचता है। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, इम्पोर्टेंट लेटर। यह चिट्ठी किसी पहेली से कम नहीं थी। इसमें पुलिस का मजाक उड़ाया गया था और खत लिखने वाले ने दावा किया कि पुलिस जिसे एसके शर्मा कह रही है वो असल में एसके सिन्हा है। उसने लिखा, हम जानते हैं तुम्हारा कानून किसी काम का नहीं, यह करोड़ों के नुकसान का बदला है, बेगुनाह लोगों को परेशान मत करो। पुलिस हैरान थी। यह जानकारी कि नाम शर्मा नहीं सिन्हा है सिर्फ कुरियर भेजने वाले को ही पता हो सकती थी। कातिल अपनी चतुराई दिखाने के चक्कर में खुद जाल में फंसने लगा। उसने खत में प्रॉपर्टी विवाद की बात कहकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन यहीं उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। पुलिस ने सौम्य की मां संयुक्ता साहू को खत दिखाया। संयुक्ता एक कॉलेज प्रिंसिपल थी, शब्दों की बारीकियों को समझती थी। खत पढ़ते पढ़ते वो एक जगह रुक गई। खत में एक लाइन लिखी थी, अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। खत में एक लाइन थी, अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। संयुक्ता ने पुलिस की तरफ देखा और कहा, यह शब्द, यह लहजा
यह मेरे कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कॉलेज का एक लेक्चरर है, पूंजीलाल मेहर। वो अक्सर अपनी बातों में प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग जैसी भारी भरकम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करता है। पुलिस के कान खड़े हो गए। एक कॉलेज का प्रोफेसर, एक इंग्लिश लेक्चरर, क्या वो बम बना सकता है? पूंजीलाल मेहर ज्योति विकास कॉलेज का एक वरिष्ठ शिक्षक था। बाहर से देखने पर एक सभ्य, शांत और पढ़ा लिखा हुआ इंसान, लेकिन इस मुखौटे के पीछे छिपा था एक ऐसा दिमाग जो पिछले कई महीनों से बारूद की गंध में सांस ले रहा था। पुलिस ने पूंजीलाल को पूछताछ के लिए बुलाया। वो बहुत शांत था। उसने एक कहानी सुनाई। उसे किसी ने रास्ते में रोककर एक खत देने की धमकी दी थी, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने उसकी लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि वो झूठ बोल रहा था। उसकी बातों में विरोधाभास था। 24 अप्रैल 2018 की वो सुबह पुलिस ने पूंजीलाल को एक कमरे में बिठाया और शुरू हुई 3rd डिग्री पूछताछ। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, पूंजीलाल का संयम जवाब देने लगा। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में हार का डर, और आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बरकरार था। आखिर एक प्रोफेसर को सौम्य से क्या दुश्मनी थी? उसने क्यों एक मासूम दूल्हे को मौत के घाट उतार दिया? क्या सिर्फ एक कुर्सी की खातिर कोई इतना गिर सकता है? जब पुलिस ने पूंजीलाल मेहर से पूछा क्यों, तो उसका जवाब सुनकर जांच अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो गए। यह दुश्मनी सौम्य से नहीं थी, यह दुश्मनी रीमा से भी नहीं थी। यह नफरत थी सौम्य की मां संजुक्ता साहू से। साल 2014 तक पूंजीलाल ज्योति विकास कॉलेज का कार्यवाहक प्रिंसिपल था। उसे लगता था कि यह कुर्सी उसकी जागीर है, लेकिन तभी संजुक्ता साहू वहीं इतिहास की लेक्चर बनकर आई, और चूंकि सीनियरिटी के नाते प्रिंसिपल का पद संजुक्ता को मिल गया, तो पूंजीलाल के लिए यह सिर्फ नौकरी का जाना नहीं था, यह उसकी मर्दानगी और अहंकार पर चोट था। उसे एक महिला के नीचे काम करना गवारा न था। उसने संजुक्ता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया। दीवारों पर उसके खिलाफ भद्दी बातें लिखी, उन पर झूठे आरोप लगाए, लेकिन जब कुछ काम नहीं आया और उसे कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो उसने संजुक्ता से कहा था तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसने ये वह खामियाजा संयुक्ता के सबसे कीमती इंसान, उसके बेटे से वसूलने का फैसला किया। पूंजीलाल कोई अपराधी नहीं था, लेकिन उसका दिमाग शैतानी हो चुका था। उसने महीनों तक इंटरनेट पर बॉम्ब मेकिंग सर्च किया। उसने यूट्यूब पर वीडियो देखे कैसे एक पार्सल को सेल्फ ट्रिगर बॉम्ब बनाया जा सकता है। दीपावली के समय उसने भारी मात्रा में पटाखे खरीदे। उसने बड़ी सावधानी से पटाखों का गन पाउडर निकाला। एक लैपटॉप की बैटरी, कुछ तार, एक माइक्रो स्विच और जूट की रस्सी, इन मामूली चीज़ों से उसने एक ऐसा जानलेवा हथियार तैयार किया जो पार्सल का धागा खींचते ही फट जाए। हैरानी की बात देखिए, उसने इस काम में किसी की मदद नहीं की। वह खुद बिना टिकट ट्रेन से रायपुर गया, अपना मोबाइल फ़ोन घर छोड़ दिया ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो, और एक ऐसी कुरियर कंपनी चुनी जहाँ सुरक्षा के इंतजाम ढीले थे। पूंजीलाल चाहता था कि यह धमाका शादी के दिन हो, ताकि संजुक्ता की खुशियाँ उसी मंडप में जलकर राख हो जाए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुरियर पहुंचने में देर हो गई। 18 फरवरी की जगह पार्सल 23 फरवरी को खुला। पूंजीलाल इतना शातिर और पत्थर दिल था कि धमाके की साजिश रचने के बाद वह खुद सौम्य की शादी में शामिल हुआ। उसने वहाँ खाना खाया, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया, और मन ही मन मुस्कुराता रहा कि कुछ ही घंटों में ये सब लाशों में तब्दील होने वाले हैं। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उसके लैपटॉप से हाउ टू मेक अ बम जैसी सर्च हिस्ट्री मिली। उसने सब कुछ डिलीट कर दिया था, लेकिन डिजिटल फोरेंसिक ने उसके झूठ की परतें उधेड़ दी। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक शिक्षक जिसे समाज का निर्माता कहा जाता है, वह मौत का सौदागर निकला। साल 2023 में कोर्ट ने पूंजीलाल मेहर को दोषी करार दिया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने जब उसे सजा सुनाई
तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसका ईगो आज भी उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि उसने गलत किया है। साहू मेंशन क्यों दीवारें आज भी गवाह है उस चीख की जो 23 फरवरी को उठी थी। रीमा आज भी उन जख्मों के साथ जी रही है जो उसे उस पास्टर ने दिए थे। एक कुर्सी गिराए में एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक दुल्हन ने अपना पति खोया और एक परिवार ने अपना भविष्य। यह केस हमें याद दिलाता है कि नफरत एक ऐसा दीमक है जो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी खत्म कर देता है। अगर उस दिन पूंजीलाल ने अपने अहंकार को त्याग दिया होता तो आज दो परिवार बर्बाद न होते। लेकिन कहते हैं ना कि इंसाफ की चक्की धीरे धीरे चलती है लेकिन पिसती जरूर है। पूंजीलाल आज सलाखों के पीछे है, लेकिन जो घाव उसमें दिए हैं उन्हें करने में शायद कई सदियां लग जाए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और क्राइमोपीडिया में देखते रहें। आपका होस्ट अभिषेक, धन्यवाद।